गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन स्वागत है आपका अपने वीकली प्रोग्राम जिसका नाम है लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर प्रोग्राम हमने लॉकडाउन के समय में स्टार्ट किया था 11 अप्रैल से। और दोस्तों, हम जब लॉकडाउन था हमने इस प्रोग्राम को डेली किया। पहले हम 5 बजे करते थे। हर रोज हम एक अलग लीडर से मिलते थे, अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी से मिलते थे। उनसे हमें सीखने का मौका मिलता था, जानने का मौका मिलता था, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने का मौका मिलता था, वो बिजनेस के अंदर कैसे सक्सेस हुए उनके बारे में हम जानते थे, हालांकि जान रहे हैं आज भी। और बहुत सारे नए लोग उनसे इंस्पायर होके आज अ, अपने भी ड्रीम क्रिएट कर पा रहे हैं और सफलता के राज उन लोगों से जान पा रहे हैं। तो उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुलना चालू हुआ, हमने इसको अल्टरनेट डे पे करना चालू किया, फिर इसको वीकली करना चालू किया और लगभग हम 4 हफ्ते से इस प्रोग्राम को लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर हम इसको वीकली कर रहे हैं। और वीक में भी हम इसको शाम को 8:30 बजे कर रहे हैं, जैसे कि अभी आज 8:30 बज चुके हैं, 8:30 बजे इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस प्रोग्राम को जूम पे करते थे। 1000 लोग इस प्रोग्राम के अंदर आते थे और बहुत सारे लोग वंचित रह जाते थे। बड़े मेरे पास मैसेज आते थे कि सर इसको यूट्यूब पे लाइव कर दो, लाइव कर दो। बहुत सारे लोग जूम नहीं चला पाते हैं, बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती है। तो आज पहली बार हम इस प्रोग्राम को, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल प्रोग्राम को यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं। ये आपके लिए आज एक डिफरेंट चीज है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आज सभी लोग इसको लाइव आज देखेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं आज की बात करूं, आज जो हमारे गेस्ट हैं, आज जो हमारे मेहमान हैं, जिनसे आज हम इंस्पायर होने वाले हैं, जिनसे आज हम सीखने वाले हैं, दोस्तों वो सरप्राइज अभी मैं खत्म करने जा रहा हूं। अगर उनके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो वो बागपत से बिलोंग करते हैं, मेरठ के पास बागपत। और किसान परिवार, गांव से, गांव में ही उनकी पढ़ाई हुई, गांव से ही उनका करियर स्टार्ट हुआ। और अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो वेस्टीज में लगभग उनकी शुरुआत 2012 के आसपास हुई। बाकी वो खुद ही बताएंगे, मैं सारी चीजें नहीं बताने वाला हूं। हाँ, इतना जरूर बताऊंगा कि किसान परिवार से इस कैरियर की शुरुआत करी और आज यहाँ से मर्सिडीज चला रहे हैं। दोस्तों, वो कोई और नहीं है, वो है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तेजिंदर राणा जी। जी सर। तो राणा सर, स्वागत है आपका हमारे इस लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपसे। आपने हम आज हमें समय दिया, मैंने आपको फोन किया था, आपका शेड्यूल बिजी था। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा मजा आने वाला है, मुझे भी बड़ी खुशी है कि आज हम आपके साथ हैं और आज आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आज आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपसे शुक्रिया कुलदीप भाई, है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे इस काबिल समझा और आज मुझे मेरे परिवार से मिलवाने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला सर, बिल्कुल सही बोला। धन्यवाद सर, मुझे बोलना है। और मैं सर आपसे पर्सनली बड़ा प्रभावित हूँ सर। जब से इस बिजनेस में आया मैं तब से प्रभावित हूँ। जब पता चला कि तेजिंदर राणा जी हैं, मेरठ से हैं, इतना पे आउट है। तो सर जब आप तो जानते हैं कि मैं भी हापुड़ से हूँ। जब पता चलता है ना कोई नजदीक के हमारे पड़ोसी हैं तो एक अलग से फीलिंग आती है। ठीक है। और उसके बाद सर जब आपकी मर्सिडीज आई, और मुझे याद है आपकी मर्सिडीज आने में जब हेड ऑफिस में डिलीवरी हुई थी तो मैं भी उसमें था। और आपकी वो ट्रैक्टर वाली जो फोटो थी, और ट्रैक्टर वाली फोटो और साथ में मर्सिडीज की फोटो लगा के हमने बहुत दिन तक लोगों को दिखाई। आज भी दिखाते कि देखो भाई, किसान पहले ट्रैक्टर चलाते थे, आज मर्सिडीज चला रहे हैं। और मर्सिडीज को लाने में हम भी थे साथ में। तो सर बड़ा बेनिफिट मिला। देखो, आप लोगों की कहानियां सुना सुना के आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आज लाइव सुन रहे हैं आपको। तो जैसे हम इंस्पायर हुए, हम आगे बढ़े, तो आज कितने सारे नए लोग ऐसे होंगे। बहुत सारे तो आज किसान परिवार से भी हैं और बहुत सारे किसान आज यहाँ पे हैं जो आपको सुन के, आपका बैकग्राउंड जान के, जो प्रभावित होकर एक दिन वो भी साल, 2 साल, 3 साल के बाद डेफिनेटली मर्सिडीज जगुआर ऑडी लेके आएंगे। तो सर जानना चाहेंगे, सभी लोग उत्साहित हैं, आपका बैकग्राउंड कहाँ से बिलोंग करते हैं, बचपन कैसे बीता। जी सर। कुलदीप भाई, अगेन मैं आपका धन्यवाद बोलूंगा। और जैसे आपने मेरे से पूछा, मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बागपत में मेरा गांव पड़ता है। बड़ा खूबसूरत सा गांव है, जाना माना गांव है दाहा। बेसिकली मैं वहीं का रहने वाला हूँ, किसान परिवार से हूँ मैं।
19 साल तकरीबन मैंने खेती की है। और अभी आप पूछ रहे थे कि आपका बचपन कैसे, कॉमन सी बात है सर, गांव के अंदर आप लोग समझ सकते हैं कैसे बचपन बीतता है। मैं अगर बात करूं, अब छोटे छोटे थे गांव में, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, उस समय कोई एजुकेशन का इतना बड़ा प्रेशर नहीं था। और पिताजी गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे, वे ड्यूटी पर रहते थे, तो कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं था, ना कोई कोचिंग थी, ना कोई एजुकेशन को लेकर कोई ड्रीम था। बस यही होता था, सुबह घर वाले जबरदस्ती स्कूल में भेज देते थे, और स्कूल से आने के बाद बस बड़ा एक्साइटमेंट होता था जब छुट्टी होती थी। उसके बाद पूरा दिन घूमना फिरना, खेलना। गांव के खेल आप समझ सकते हैं कैसे खेल होते हैं, साइकिल का टायर चलाना, कंचे खेलना, माचिस के ताश खेलना, गिल्ली बल्ला खेलना, है ना, लकड़ी का बैट बनाकर खेलना। बस यही अपनी ऐसी दिनचर्या अपनी चली हुई थी। इस तरीके से अपना दिनचर्या ऐसे टाइम व्यतीत हो जाता था। तो बचपना तो कॉमन रहा, सभी की तरह कॉमन रहा, और बस चलते रहे। ऐसे 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 स्कूल होते थे, बस परमात्मा का शुक्र रहा, पास होते चले गए, एक के बाद दूसरी क्लास, दूसरे के बाद तीसरी क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास। बड़ी अच्छी ये एक्सपीरियंस रहा अपना, और मजा रहा बस। बिल्कुल वो तो जिंदगी अलग ही होती है, बचपना तो बिल्कुल अलग ही होता है साहब। आपने गांव की ना सारी चीज याद दिला दी सर, वो टायर चलाना, हाँ कंचे हाँ हाँ, खेलना, जी और जी एक जी जी। वो ना चप्पल के वो बनाते थे सर। हाँ हाँ, चपलम चपला। जी 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 जी, बिल्कुल। गांव में वो छोटा स्कूल सर, मेरी भी पढ़ाई बिल्कुल ऐसी हुई सर गांव में, सेम बिल्कुल। मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीज को जी। और आज गांव से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल रिलेट कर रहे होंगे कि बचपना सर गांव में कैसे बीतता है और कैसी पढ़ाई होती है। और एक चीज बड़ा अभी याद आती है, अभी तो जब गांव में अभी गर्मी के दिन होते हैं तो अपना टाइम कहाँ व्यतीत होता है, ट्वेल्व पे जाकर होदी में कूदना, सर सर पे कच्चा रखना, धूप में सुखाना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी। तो सर फिर पढ़ाई के बाद फिर कैरियर की शुरुआत कैसे हुई सर? पढ़ाई के बाद करियर की शुरुआत कैसे हुई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कॉमन ही एक्चुअली होता क्या है, आज के समय में हम लोग ना इतने सीरियस नहीं होते। आज की भी जो जनरेशन है, हमारी भी जो जनरेशन थी, माता पिता ने स्कूल में भेज दिया, इंटर करनी बहुत बढ़िया, अच्छे नंबर लाने बहुत बढ़िया। मैं अगर अपनी बात करूं तो कोई मेरे अंदर ऐसा वो नहीं था कि मुझे बड़ा होकर जॉब करना है या कोई ऐसी चीज करनी है। इंटर तो होगी, तो उसके बाद एक एक्साइटमेंट जरूर था कि यार ग्रेजुएशन करेंगे, बीए में जाएंगे। और बीए क्योंकि स्कूल गांव से दूर पड़ता था, 20-22 किलोमीटर। इंटर कॉलेज में तो हम लोग साइकिल से जाते थे। वहां एक एक्साइटमेंट था, यार बस से आना जाना शुरू होगा, अच्छा लगेगा। एडमिशन लिया, बस से आना जाना शुरू हुआ, और बड़े पर्दे की फिल्म देखनी शुरू करी बड़ौद के अंदर जाकर। उससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। तो 1 साल के अंदर ज्यादातर समय अपना फिल्म विलम में गुजारने में ऐसे ही गुजार दिया। यानी कि करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर को लेकर मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। मैं बीए में 1 साल मैंने पढ़ाई करी है, और मैं बीए में, मैं इंटर तक कभी फेल नहीं हुआ, बीए में मैं फेल हो गया, क्योंकि मैं ना तो स्कूल गया और ना ही मुझे पेपर वगैरह की कोई ज्यादा चिंता रहती थी कभी। क्योंकि परमात्मा ने मुझे बहुत साथ दिया हमेशा। एग्जाम के टाइम मेरे से आगे वाला बच्चा भी होशियार मिलता था, पीछे वाला बच्चा भी होशियार मिलता था, उनके कारण मेरे भी नंबर ठीक ठाक आ जाते थे। तो वही ओवर कॉन्फिडेंस था बीए में भी। मैं यही सोच रहा था कि तेरे साथ कुछ ऐसे होने वाला है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अगले वाला भी जो है मेरे जैसा ही था, पिछले वाला भी मेरे जैसा ही था, तो मैं उसके अंदर जो तो फेल हो गया था। और बीए में फेल होने के बाद मेरे फादर ने एक चीज बोली, बेटा तेरा पढ़ने में मन नहीं है तो एक काम कर ले, तू अपने पैतृक काम में आ जा, तू खेती कर ले। सो मैंने खेती करना शुरू कर दिया। और जब मैं खेती कर रहा था तो खेती में ना 12 बजे तक, 1 बजे तक इंसान फ्री हो जाता है। हाँ। और उसके बाद इधर उधर के काम, कुछ काम क्या होता है आप समझ सकते हैं, नौजवान आदमी का ताश खेलना, इधर उधर घूमना, है ना, आप लोग गलियों में धक्के खाना, वो ही अपना था। और उससे थोड़ी सी बदनामी भी होनी शुरू हो गई। तो मेरे पिताजी बड़े चिंतित थे, तो उन्होंने मुझे ना दुकान खुलवा दी थी, ताकि मेरा टाइम वहां स्पेंड होना चालू हो जाए। अच्छा। मैंने तकरीबन 6 साल मैंने इलेक्ट्रिक का काम किया। बिजली फिटिंग की दुकान थी मेरी बड़ौद के अंदर, और वहां मेरी दुकान चलने भी चालू हो गई थी। और उस दुकान में मेरा इंटरेस्ट भी कुछ नहीं था, क्योंकि मैं बंधन का व्यक्ति नहीं था, मैं बैठने वाले व्यक्ति नहीं था। मुझे घूमना फिरना, मस्ती करना मुझे अच्छा लगता था। मेरा एक ड्रीम बना था जब मैं उसमें था, क्योंकि मैं जब मैं खेत में जाता था तो मुझे कुछ जो लोग, हमारा मेन रोड पे ही जो है खेत है, तो जो मेन रोड पे जो बंदे जाते थे ना बाइक के ऊपर, पीछे बैग टांग कर जाते थे, हेलमेट लगाकर, चश्मा लगाकर, वो मतलब वो जिंदगी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उस समय। तो मैं यही चाहता था कि काश मुझे इस प्रकार का कोई काम मिल जाए। लेकिन मेरे फादर ने क्या किया, मुझे दुकान पे बैठा दिया। वहां तो बाउंडेशन होगी, तलाश मुझे ऐसे काम की थी। फिर मैंने सोचा कि तू LIC कर ले इसके साथ साथ। मैं वो LIC में भी मैं
गया तो मेरे पिताजी ने मना कर दी। फिर मैंने सारा की एक कंपनी खुली थी वहां पर बड़ौद के अंदर, में उसको ऑफिस भी गया, मुझे मकसद था उसी काम का। फाइनली मुझे एक अन्य कंपनी के बारे में पता लगा, मेरी रिलेटिव है मेरी मामी जी, उसके माध्यम से कि कोई कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, आप उसमें काम कर लो। तो उन्होंने पता भी कैसे लगा नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने कुछ नहीं बताया, वे तो आए और मेरा फार्म भरवा के चले गए जी। काफी दिनों के बाद फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। यहाँ मीटिंग का बड़ा प्रेशर होता है कि मीटिंग में आ जा, मीटिंग में आ जा, मीटिंग में आ जा, और अपलाइन बड़ा प्रेशर रखता है कि मीटिंग में आ जा। और मैं भी कॉमन था बिल्कुल, उन्होंने इतना प्रयास किया मीटिंग में बुलाने का, मैं हर समय उनकी हाँ हाँ करता रहता था, बस मीटिंग में नहीं जाता था। काफी समय के बाद वे सफल रहे मुझे मीटिंग में बुलाने के लिए, और जब उन्होंने मुझे मीटिंग में बुलाया तो मैंने क्या देखा, यार ये तो बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है यार, यहाँ तो लोग लाखों लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। जिस लाइन के अंदर मैं काम कर रहा था वहां तो लाख रुपए महीना कमाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन यहाँ कोई भी आ रहा बता रहा कि मैं 3 साल पहले, मैं 4 साल पहले ज्वाइन किया, मैं लाख रुपए महीने की आमदनी पे चला गया। तो कुलदीप जी ऐसा लगा कि यार नहीं, ये इंडस्ट्री सही है, इसमें हमें काम कर लेना चाहिए। सो वहां से आने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं काम करूंगा। अब काम करने के लिए स्टॉक पॉइंट होना जरूरी है, तो मैं उस कंपनी का जो स्टॉक पॉइंट होता था बड़ौद के अंदर, मैं वहां चला गया सामान खरीदने के लिए। तो वहां जाकर मैंने क्या देखा, एक अजब सी स्टॉक पॉइंट थी, मोटरसाइकिल की दुकान थी, सारे में काला तेल जो है बिखरा पड़ा था, और जैसे दुकान के अंदर एक मंदिर हो जाता है ना कोने में, इस प्रकार की एक अलमारी बनाकर उन्होंने उस कंपनी का सामान रख रखा था। अच्छा। और जो वहां से जो सेल्स करने वाला बंदा था वो खुद मोटरसाइकिल का मिस्त्री था, हाथ काले, और मैं उसके साथ सामान लेने के लिए गया, उसका मतलब व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। जब उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, उस समय तो हमारे अंदर भी जाट गर्दी थी, हम पैदा जाट में हो रहे हैं तो टसन तो हमें रहती थी, तो जाट गर्दी थी। वो कुछ थोड़ा सा ताव में बोल गया, हमने उसको उल्टा वहां धमका दिया। तो मैं वहां कमिटमेंट करके आके चल ठीक है तुझे दुकान ही खोल के दिखाता हूँ दूसरी यहाँ पे। तो मेरा डायरेक्ट सेलिंग में तो मेरा कुछ मन नहीं रहा, नेटवर्किंग में मेरा कोई मन नहीं रहा, मैंने सोचा चलो इस स्टॉक पॉइंट को ले लेता हूँ। अच्छा, मैंने जब कंपनी करने के लिए घर में बोला कि ऐसे ऐसे कंपनी है, ऐसे ऐसे लोग जोड़ने हैं, ऐसे ऐसे काम करना है, तो हमारे फादर ने मना कर दिया, फालतू काम है, इनके चक्कर में मत लगे। जब मैंने उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे कंपनी है, उसका 4 लाख में स्टॉक पॉइंट आएगा, लोग खरीदारी करेंगे, उस पर इतना कमीशन है, तो मेरे पिताजी ने यस बोल दिया, कहले ठीक है दुकान है तो कर ले। हाँ, दुकान वाली बात। जी जी जी। हाँ, तो करी सर, तकरीबन मैंने काफी समय 2-2.5 साल मैंने उस दुकान को दिए, और उसमें मैंने कुछ चीज फील करी। मैं बिजी बहुत ज्यादा रहता था उस दुकान के अंदर, और सेल भी मेरी हो रही थी वहां पे ठीक ठाक, लेकिन जो व्यक्ति रनिंग कर रहे थे एज ए नेटवर्कर, जो मेरे पास लोगों को लेकर आते थे, खरीदारी करवाते थे, शुरुआत में तो मुझे अच्छा लगता था, यार तू सही है, ये सामान को जो है दिलवा रहे हैं, तेरा सामान बिक रहा है। कुछ समय बाद मैंने क्या देखा, उनकी अर्निंग बढ़ रही है और मेरी अर्निंग घट रही है। मुझे लॉसेज हो गए उस दुकान के अंदर, दुकानदार टाइप का इंसान नहीं था। फाइनली मैंने कुलदीप भाई 2009 में मैंने डिसीजन लिया, और मैंने उस स्टॉक पॉइंट को और अपनी दुकान को क्लोज कर दिया। और मैंने एक डिसीजन लिया, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल है, फुल टाइम इसी को करूंगा, और मैं यहाँ से लाखों रुपए महीने जल्दी कमा लूंगा। और मैंने जब यह डिसीजन लिया तो पूरी फैमिली मेरे खिलाफ थी, पूरे रिलेशन मेरे खिलाफ पूरे उस चीज के लिए। मतलब लेकिन आपने उस दुकान को बंद करके, उसका स्टॉक पॉइंट बंद करके, आपने उसी कंपनी में एज ए नेटवर्कर फिर काम करना चालू कर दिया। जी जी जी। और जैसे मैंने शुरू किया तो वहां ना सब मेरे विरोध में आ गए, और जब मैंने क्लोज किया था तो मैं मतलब ड्रीमर तो बन चुका था, और जोश में मैं पहले से रहता हूँ, उसकी मैं परमात्मा की दुआ से जोश की मेरे अंदर कभी पहले से कोई कमी नहीं रही है। बिल्कुल। सो उसमें चैलेंज था, जब मैंने दुकान बंद करी तो काफी लॉसेज थे, और मैं घर वालों के सामने नीचा होना नहीं चाहता था। तो मैंने अपने एक साथी से 60,000 रुपए रेंट पे लेकर अपने फादर को पैसे दे दिए थे, ताकि मैं बदनाम ना हूं घर में। अच्छा। और अंदर एक जोश था कि अब ये 6 महीने में 7 महीने में मेरा जो है यहाँ से 30-40 हजार का चेक हो जाएगा, ये पैसे भी चले जाएंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत करी वहां, मैंने काम करना शुरू किया उसके अंदर फुल टाइम, खर्चे भी होते थे, सारी चीज थी, मैं कभी ना कोई मीटिंग मिस करी, कुछ नहीं किया, तो भी कंटिन्यू करता रहा। 3,3500 रुपए का वहां मुझे चेक आना चालू हुआ। हाईएस्ट चेक मेरा वहां चला गया 22,000 रुपए तक का। तो मैं बहुत जोश में था उस समय, लेकिन साथ साथ ये चैलेंजेस चल रहे थे। जिससे मैंने 60,000 रुपए लिए थे, अब उसको वापिस भी देने थे। अब उसने मेरे से डिमांड की, भाई आप पैसे वापस दे दे। तो ठीक है, अपनी छवि तो करनी थी, घर में बता नहीं सकता था, तो मेरी छवि बढ़िया थी, तो मैंने दूसरे बंदे से लिए 60,000
उसके थे ब्याज लगाकर 80,000 हो गए थे, मैंने उससे 1 लाख रुपए ले लिए। चल भाई 80 तेरे हो गए, 20,000 मेरा खर्चा कर देगा, 6 महीने बाद तो पैसे आ ही जाएंगे। ऐसे करते करते तकरीबन 2-2.25 लाख रुपए मेरे पे कर्ज हो गया। और एक बुरी रात आई, सूचना मिली कि वो कंपनी भी बंद हो गई। हालांकि आज बहुत अच्छे से चल रही है। इन एक्सीडेंट वो कंपनी बंद हुई। और उस समय मैं मतलब बहुत नर्वस था। उस समय मुझे लगता था यार जिंदगी में मेरे साथ क्या होगा, कितना बुरा समय मेरे साथ आया। और सारे रिश्तेदार, सारे साथी और पिताजी मुझे मतलब क्रिटिसाइज करने लगे, यार तुझे हमने पहले मना किया था, तेरी समझ में ये बात नहीं आई, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और कुलदीप भाई वो समय मेरे लिए अब तक का सबसे बुरा समय मेरे लिए हुई रहा। जो काम कर रहा था वो बंद हो गया। उम्मीद थी लाख रुपए महीना कमाने की। लोग जो बोला करते थे सामने एक ही चीज है, लोग एक ही चीज बोला करते थे, फालतू काम है, कंपनी बंद हो जाएगी। और वही हुआ जी। तो दिमाग में एक चीज आई, कुछ भी कर लूंगा आज के बाद, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। अच्छा वो दौर इतना बुरा था कुलदीप, क्योंकि तकरीबन 2-2.25 लाख रुपए का कर्ज था, घर बता नहीं सकता था। और वो चीज अंदर ही अंदर घूम रही थी, करूं तो अब मैं क्या करूं। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं रात को छत पे घूमता रहता था और खेत में रहता था, घर में रहता था तो गालियां पड़ती थी, दोस्त मिलते थे तो वो मजाक करते थे। मैंने इसका समाधान यही निकाल लिया था, मैं सुबह अंधेरे अंधेरे घर खेत में चला जाता था, रात को अंधेरा होने के बाद ही आता था। यही मेरी जिंदगी के अंदर चल रहा था। छुपना चालू कर दिया लोगों से। बिल्कुल सर, मतलब मेरे ऊपर किसी का एक ही बंदे का कर्ज था, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसके नजरों में तो मेरी छवि थी, मेरे ऊपर कोई तगादा नहीं था। लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज करते थे ना, कहाँ गई, क्या हुआ, पहले ही कहा था ना तुझे, तो वो जो चीज थी वो प्रेशराइज करती थी। दूसरा जो आप घर में समझ सकते हो, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, और जिस काम के लिए मुझे मना किया मैंने उसी काम को किया, बड़े ड्रीम के साथ काम किया, और मैं उस काम में फेल हो गया, मुझे फेलियर का ठप्पा लग गया। तो जब आप फेलियर हो जाते हो और आपके ऊपर फेलियर का ठप्पा लग जाता है, तो गली का कुत्ता भी भौंक के चलता है। सही बात है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो वो एक अलग टाइम था जो मुझे बहुत क्रिटिसाइज करता था। इसी समय घर में मेरे एक चैलेंज था, मेरी माताजी को उनकी खब्बे हाथ के अंदर उनकी नस ब्लॉक थी, तो उनका हाथ ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा था। तो उसके ट्रीटमेंट को लेकर हम बहुत चिंतित थे। कराया, बहुत सारी जगह कराया। मेरठ के अंदर भूपेंद्र चौधरी को बहुत सारे लोग जानते होंगे, स्पेशल है। और उनके यहाँ सालों साल दवाई खिलवाई, लाखों रुपए खर्च किए, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, बल्कि साइड इफेक्ट होकर मेरी माताजी के नाक की नस भी फट गई थी। और फाइनली मेरी माताजी ने एक चीज बोली, जब उनके नाक की नस फट गई, ठीक ठाक होकर घर आई, तो उन्होंने एक चीज बोली, बेटा मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगी। चलो अंग्रेजी नहीं खाओगी तो कोई बात नहीं हो, या तुम देसी लाएंगे, या हम होम्योपैथिक लाएंगे, हम आयुर्वेदिक लाएंगे। सही बात। तो दिल्ली में जो मेरे उस पहली कंपनी के अंदर एक क्लाइंट थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई वो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर बता या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर बता। उसने कहा भाई अभी तो मैं जानता नहीं, पर मैं पता करके बताता हूँ। इसी बीच उस व्यक्ति को किसी ने वेस्टिज का प्लान दिखा दिया। अच्छा। और जब वो वेस्टिज का प्लान देख रहा था और उस बंदे को फ्लैक्स वाले का डेमो दिखाया गया, तो उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, पहला मुर्गा तेजिंदर राणा। क्योंकि जब हमारे दिमाग में ये चीज आती है, मैं तो उससे पूछ ही रहा था भाई कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर बता, और उसे आयुर्वेदिक चीज बताई जा रही है, नसों खोलने के जो है फ्लैक्स ऑयल का डेमो भी दिया जा रहा है, तो उसके अंदर एक चीज आ रही है, क्या सबसे पहला कॉल किसको, तेजिंदर राणा को। ऐसे ही हुआ, उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बुलाया, भाई बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया, तू आजा। मैं गया और उन्होंने मुझे फटाफट डेमो दिखाया फ्लैक्स ऑयल का। और ये बात अप्रैल 2012 की है। वो मुझे प्लान भी दिखाना चाह रहे थे, लेकिन प्लान में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, पहले चोट लग चुकी थी। सो मैं तो प्रोडक्ट एज ए आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर, मैं प्रोडक्ट लेकर आया अपने माता जी को, और मैं खेत के काम में लग गया। क्योंकि कुलदीप भाई आप समझ सकते हो, आप भी किसान परिवार से बिलोंग करते हो, कि अप्रैल का महीना हमारे लिए कितना पीक टाइम होता है। हाँ, बिल्कुल। सो 20-25 दिन के बाद जैसे खेत के काम से थोड़ा फ्री हुआ, तो अपनी मदर के साथ फुर्सत में बैठा, तो मेरी मदर ने बोला, बेटा इस बार जो तू दवाई लेकर आया तो दवाई बड़ी कमाल की है। और जब उन्होंने ये बोला तो अंदर से खुशी मिली। मेरी माता जी जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, इतना प्यार किया, वो इतने समय से पीड़ित थी, और तुरंत वो कह रही है कि मैं ठीक हो रही हूँ। उसने हाथ ऊपर नीचे ऐसे करके दिखाया, तो बड़ी खुशी हुई यार। पहले उसका हाथ इससे ऊपर नहीं उठता था। अच्छा। बड़ी खुशी हुई, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैंने उस बंदे को फोन किया, भाई थैंक यू सो मच, आपके करके मेरी माता जी का हाथ ठीक हुआ। तो उस बंदे ने बोला, तेजिंदर भाई देख, प्रोडक्ट के रिजल्ट आपने देख लिए, कमाल के रिजल्ट हैं, चमत्कारी रिजल्ट हैं, आप ही के नहीं, जहां जहां हम लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं सारी जगह चमत्कारिक रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो इन प्रोडक्ट के ऊपर काम कर लाखों रुपए कमा सकते हो।
अब कुलदीप जी लाखों रुपए का तो पहले भी बात हुई थी, लाखों कहीं ना रुपए कहीं कमाने की। कहीं ना कहीं वो डर था। डर था यार, लाख रुपए महीना, जैसे उसने कि लाख रुपए महीना कमा सकते हो, तो दिमाग में एक चीज आती थी यार, लाख के चक्कर में तो पहले भी काफी नुकसान कर लिया, काफी टाइम जो है खराब कर लिया अपना, तो अब लाखों के चक्कर में नहीं आना। वो वाली बात देसी कहावत की, दूध का जला हुआ छाछ में भी फूंक मार मार के पीता है। जी। तो सही, आपने सही कहा, तो यही मेरे मन में भी वो चीज थी। तो मैं उस बंदे को मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके कारण मेरी माताजी को बेनिफिट हुए थे। तो मैंने मना नहीं की, लेकिन हम लोग तो एक्सपर्ट है बहाना मारने के। मैंने उनको बहाना मारा, मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच, आपके कारण माताजी का हाथ ठीक हुआ, और आप कह भी रहे लाख रुपए महीना कमाने के लिए। लाख रुपए महीना कौन नहीं चाहता कमाना, सब चाहते हैं, बट ना तो मेरे पास पैसे है, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ। अब बता मैं कमा सकता हूँ या नहीं। उस बंदे ने, कुलदीप जी, जो जवाब दिया ना, वो टच करके गया। उस बंदे का जवाब था, तेजेंद्र भाई, इस बिजनेस में लाखों रुपए महीना कमाने के लिए ना तेरा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और ना ही तेरे पास लाखों का होना जरूरी है। तो रियली में अगर लाख रुपए कमाना चाहता है, तो तेरे पास लाख रुपए महीना कमाने का कारण होना जरूरी है। कारण होना, बिल्कुल सही बात सर। कुलदीप जी, जैसे उसने बोला कारण होना जरूरी है, तकरीबन 32 साल की उस समय मेरी उम्र थी, 32 साल में ये सवाल मैंने अपने आप से कभी नहीं किया था कि तेरे पास कोई कारण भी है क्या। मैंने एनालिसिस किया अपने ऊपर, मैंने आत्ममंथन किया, और मैंने समझा क्या मुझे लाख रुपए महीने की जरूरत है। अगर मुझे लाख रुपए महीना आते हैं तो मेरे घर में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। पहला बदलाव, मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। दूसरा बदलाव, मेरे माता पिता बुजुर्ग हो रहे थे, अगर मैं खेती कर रहा था तो वे भी खेती कर रहे थे। अगर मुझे लाख रुपए महीने की आमदनी आती है तो मेरे माता पिता का वर्ध अवस्था सुधर सकती है, बिल्कुल सर। बहुत बेहतर जिंदगी उनकी हो सकती है, उन्हें खेत में आने की जरूरत नहीं है। तीसरा, मैंने जो एनालिसिस किया, अगर मुझे लाख रुपए महीने की आमदनी आती है तो मेरी वाइफ, जो मेरी हर कदम पर मेरे साथ रही, तो उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। और चौथा, मेरी खुद की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। केवल एक डिसीजन के कारण कितने लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो कुलदीप भाई, मैंने इस सोच के साथ डिसीजन लिया कि जिस दिन मेरे 1 लाख रुपए महीना आ रहे होंगे, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, मेरी वाइफ और मेरे माता पिता किसी अच्छी सिटी में रह रहे होंगे, और मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, तो मैंने डिसाइड किया इस बिजनेस को करने का। आपने बातों बातों में इतना बड़ा मैसेज दे दिया। जो लोग इस चीज को क्लियर नहीं कर पाते, इस बिजनेस के अंदर बहुत से लोग फेलियर हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। शायद यही सर, तेजिंदर सर, बहुत बड़ा रीजन होता है कि उनके पास एक रीजन नहीं होता, कारण नहीं होता है ना, और उस कारण से उनके इमोशन टच नहीं होते। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है सर। जी। तो बहुत बड़ा मैसेज दिया सर आपने बातों बातों के अंदर कि रीजन, कारण होना बहुत जरूरी है। और एक चीज सर बाद में भूल जाऊंगा मैं, वह ध्यान में आ रही है कि जब आपने अपने कॉलेज के बाद, जब आपने कैरियर की शुरुआत करी थी, दुकान आपको खुलवा दी थी, कहीं ना कहीं मन के अंदर रहता था कि मुझे बैठना नहीं है, मैं बैठ नहीं सकता। अब मेरे भी इस तरीके के सपने हैं कि बाइक पे घूमूं, है ना, चश्मा लगा के जाऊं, इस तरीके से, मतलब एक जगह खुल के, एक जगह बंद के नहीं बैठ सकता। तो कहीं ना कहीं सर एक चीज देखी कि ये मैंने भी महसूस करी है सर, ये बिजनेस भी सर ऊपर वाला उसी को देता है जिसके कुछ ना कुछ सर पहले से सपने भी। जी, ये बात भी महसूस सर करी होगी, हालांकि सभी लोग महसूस करते हैं इस चीज को। ऊपर वाला इस बिजनेस को उसे ही देता है जिसके पास कुछ इच्छाएं हैं, कुछ दिल के अंदर कुछ है ना। तो ये सच है, और कई बार ये बिजनेस सडनली लोगों को मिल जाता है जिनकी इच्छाएं तो कुछ है नहीं, कभी भी कभी कुछ सोचा ही नहीं है, तो वो इस बिजनेस को बहुत जल्दी छोड़ के भी चले जाते हैं। कुलदीप जी देखो, मैं आपको बताऊंगा, आपका आपने जो बताया मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा। इस बिजनेस को छोड़ता कौन है, पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ। इस बिजनेस को वो बंदा छोड़ता है जो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं रखता। हाँ बिल्कुल। जो व्यक्ति अपने परिवार को देख लेगा और उसमें अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा, वही बंदा इस बिजनेस को करता है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमारे एक डिसीजन के कारण और हमारी पहली 3 साल के एफर्ट्स के कारण हमारे आने वाली 3 पुश्तियों की जिंदगी बदलती है, और उन्हें बदलने की जिम्मेदारी केवल हमारी है, कोई दूसरे की नहीं। हाँ, वही बात घूम के वहीं आ गई ना, रीजन, कारण, बड़ा जी जी। कारण, और इससे बड़ा कारण शायद कुछ नहीं हो सकता अपने परिवार के लिए। जी सर, तो सर फिर वेस्टेज की शुरुआत हो गई यहाँ पे आपकी। फिर वेस्टेज की शुरुआत हुई, मैंने वेस्टेज करने का डिसीजन लिया, और
आप समझ सकते हैं। सबसे पहले फिर फादर को कन्विंस करना, जी ब्रदर को कन्विंस करना, रिलेटिव को कन्विंस करना, दोस्तों को कन्विंस करना आसान नहीं था। जी, क्योंकि पहले कई साल तक वो फेलियर का ठप्पा लग चुका था। बहुत मुश्किल था। जी जी कई सारे लोग मुझे आज भी कहते हैं आपकी तो वो जो पुरानी टीम थी, आपने तो वो टीम लगा ली और उसकी वजह से आपको सफलता मिल गई। लेकिन दोस्त, ये सत्य नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज तो वही टीम थी। मैं जानता किसको था? उस टीम को। सही बात। उस टीम को मैंने कौन सी सक्सेस दिलवाई थी? सपने ही तो दिखाए थे। मैं जब मुझे खुद सक्सेस नहीं मिली थी तो मैंने उस टीम को कौन सी सक्सेस दिलवाई थी? तो सबसे बड़ा जो आज मेरे पास जो लोग प्लस पॉइंट मांगते हैं कि वो टीम लेकर आगे, सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे पास वही लोग थे। बिल्कुल सही, परफेक्ट सर। तो वही चीजें हुई। ना गांव में कर सकता, ना रिलेशन में कर सकता, ना उन लोगों के साथ कर सकता, और ना ही मेरे पास उस समय कुछ पैसे थे करने के लिए, क्योंकि घर से तो मिलने नहीं थे। वो तो कहते ही थे, तो कहते थे कि तू खेती कर। अब करूं तो क्या करूं? एक और बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज, अगर मैं किसी बंदे को कन्वेंस कर लेता था, चल भाई, वो मेरे से पूछता था, चल ठीक है तू कह रहा है तो मैं खरीदारी कर लिया करूंगा, बोल कहां से खरीदारी करनी है। तो मैं उसे एड्रेस देता था, पानीपत या गाजियाबाद। पानीपत 90 किलोमीटर, गाजियाबाद 90 किलोमीटर। वो मेरी तरफ को स्माइल करता था और एक चीज पूछ रहा था, अच्छा, कोई उसमें और नहीं मिला क्या? मेरठ के अंदर भी डीएलसीपी नहीं थी? नहीं नहीं, कहीं भी नहीं था जी। चलो मीटिंग में, अपलाइन कहते थे, लोगों को मीटिंग में लेकर आओ। वेरी गुड। लाना कहाँ है? आईटीओ पे। अब यार मुझे बिजनेस करना है तो मैं चला जाऊंगा, मैं दूसरे बंदे को वहां से लेकर आईटीओ पर लाना इतना आसान नहीं था। एक बार लेके चला गया तो अगले हफ्ते लाना आसान नहीं था। तो ये कई सारी चीज थी, लेकिन वही बात है, अगर परमात्मा आपको चुनौती देता है तो आपको समाधान भी देता है। बिल्कुल। मैं हर बार मीटिंग में आता था, हर बार मीटिंग में सीखता था, हर बार मोटिवेट होता था, हर बार जाके लोगों को बताया करता था मीटिंग के बारे में। मतलब आप बागपत बड़ौद से आया करते थे आईटीओ दिल्ली? बड़ौद मेरे गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ौद से रेल ट्रेन पकड़ते थे जब दिल्ली जाते थे, और जब दिल्ली से वापस आते थे तो बड़ौद से मेरे गांव में आने की बस, लास्ट बस 8 बजे और सर्दी में 7 बजे लास्ट बस होती थी। उसके बाद 20 किलोमीटर कोई बस नहीं होती थी। कभी किसी के पीछे बैठ, कभी किसी से लिफ्ट मांग, ऐसे करके जाते थे, और लेट नाइट घर पर जाने पर गालियां पड़ती थी। लेकिन हर हफ्ते आना सीएनटी अटेंड करने। हाँ, मैंने कोई सीएनटी, वीकली सीएनटी मैंने कोई मिस नहीं करी, कुछ भी हो जाओ चाहे। अब मेरे अपलाइन बोलते थे, बेटा अकेला आता है, लोगों को लाया कर। मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बताई, सर लोगों को कैसे लाऊं? तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई, बेटा देख, 2 चीज है, या तो लोगों को मीटिंग में लेकर आ, अगर तुझे बिजनेस बढ़ाना है, अन्यथा मीटिंग को लोगों के पास लेकर जाओ। अब लोग आ नहीं रहे थे तो मेरे पास दूसरा विकल्प था, मीटिंग को लोगों के पास लेकर जाना। अब मीटिंग को लोगों के पास कैसे लेकर जाऊं? मेरे अपलाइन जो थे, जो मुझे सपोर्टिव अपलाइन थे, वो संजय यादव जी हरियाणा में रहते थे, 250 किलोमीटर की दूरी पर। क्या करूं? समाधान निकाला कि मैं सीएनटी करना सीखता हूं। उस समय सारी जो पीपीटी होती थी वो इंग्लिश में होती थी। अच्छा। आईटीओ पे जो सीएनटी होती थी वो इंग्लिश में होती थी। मैंने एक दोस्त का एंड्रॉइड फोन लिया, मैंने उसकी पूरी वीडियो बनाई और मैंने 40-50 बार वो वीडियो देखी। अच्छा। और जब मैंने वो वीडियो, पीपीटी इंग्लिश में होती थी लेकिन बंदा बोलता हिंदी में था, तो वो मैंने पूरा रट्टा मार लिया। फिर मैंने उसका प्रेजेंटेशन फाइल लिया और मैंने लोगों को जाकर मीटिंग करनी शुरू करी। अब यहाँ से मुझे रिजल्ट तो मिलने शुरू हो गए कि चल ठीक है, हम खरीदारी कर लेंगे, लेकिन खरीदारी करेंगे कहाँ से? ये भी एक चैलेंज था। जी। तो उस समय देखो सर, मैं इस बिजनेस को पहले दिन से कुलदीप भाई मालिक बन के किया है। तो मैं अगर बिजनेस मुझे करना है तो प्रॉब्लम का समाधान भी मुझे करना है। मुझे रोना नहीं है, मैं कभी नहीं रोया। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक पल्सर बाइक थी, मैंने वो बेच दी 38,000 रुपए की, और 19,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर मैंने वहां से प्लेटिना बाइक परचेज कर ली। मेरे पास बचे 19,000 रुपए। 19,000 रुपए में से मैं 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके लाया। मेरे पास बचे 9,000 रुपए। 2,674 रुपए की मेरी बाइक की किस्त थी। अच्छा। अब मेरे पास जो 9,000 रुपए बचे, उस पर मेरी किस्त और मेरा पेट्रोल का खर्चा, और जो 10,000 रुपए वो मेरा स्टॉक पॉइंट। अब मेरे से लोग पूछते थे कि प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा प्रोडक्ट तुम्हारे भाई के पास एजेंसी है, ऑर्डर तो करो। वे ऑर्डर करते थे। मान लो किसी ने 2,000 रुपए का ऑर्डर कर दिया, उसमें 3-4 प्रोडक्ट दे देता था, बाकी उनका ऑर्डर फार्म लगा, पैसे लिए, ऑर्डर फार्म पे पंच किया, ठीक है नहीं, कुछ सामान दे दिया,
और जब मैं रूटीन गया, मैं 2-3 दिन में पानीपत जाता था, बैग भर के लाता था, उनका सामान उनको दे दिया, जो बच्चा अपने पास ले लिया, उनका बिल उनको दे दिया। शुरुआत में सर इस तरीके से सर्विस करी। पहले महीने की पे आउट आई थी मात्र 31 रुपए, और पहले 8 महीने की जो पे आउट थी वो 2000 रुपए से कम थी मेरी। 2674 रुपए की बाइक की किस्त थी, पेट्रोल का खर्चा भी था, सेमिनार के टिकट भी थे, दिल्ली आने जाने का खर्चा भी था। कुछ तो आप समझ सकते हो कितने चैलेंज आए होंगे। लेकिन एक बात है सर, देखो पैसा नहीं है ये बात अलग मैटर है, लेकिन पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता वो एक अलग बात है। जुगाड़ तो होता ही है सर। Yes, देखो जब बिल्कुल। एक पुरानी कहावत है सर, जहां चाह है वहां रहा है। वहां रहा है, बिल्कुल। परमात्मा अगर आपका एक रास्ता बंद कर रहा है तो आपको दूसरा रास्ता खोल भी तो रहा है। जी। मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो कई बार मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। कभी मिलाई विलाई के पैसे उनके पास हो जाते थे, कभी 20 रुपए, कभी 30 रुपए, कभी 40 रुपए, 50 रुपए, कहीं ना कहीं से वो भी निकालती रहती थी, पता नहीं कौन सा बैंक था उसके पास। और कभी कभी मेरी मदर भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। गांव में आप समझ सकते हैं, घी घा बेच कर जो है ऐसे ऐसे कर कर मम्मी को मेरी चिंता होती है अपने बच्चों की, क्योंकि एक मैं ही निकम्मा था जो पैसे नहीं कमा रहा था, बाकी तो उनके सब बच्चे सेट। तो उन्हें मेरी बहुत चिंता थी, और ऐसे ऐसे करके सर फाइनली पप्पू पास। जी। जी, उसके बाद से अचीवमेंट चालू हुई। हाँ, अचीवमेंट चालू हुई। मेरे 8वें महीने के बाद मेरा चेक बना था 16,000 रुपए का, और उससे अगले ही महीने का चेक मेरा 30,000 रुपए का था। और ऐसे करते हुए मेरा हाईएस्ट चेक अभी 13,17,000 रुपए का आया है। अब 2012 में स्टार्टिंग, पहले 8 महीने का आपने कितना बताया सर? पहले 8 महीने मेरा 2,000 रुपए से कम गई। 2000 रुपए, पहले 8 महीने 2000 रुपए कमाए, और आज हाईएस्ट पे आउट सर लगभग 13 लाख रुपए से भी ज्यादा सर। मेरी पहले साल की जो आमदनी थी वो 87,000 रुपए थी, पूरे एक साल की आमदनी 87,000। और लास्ट जो 19-20 की जो मेरी आमदनी हुई है वो 1,07,00,000 रुपए। सिंपल सर। सर पावर सिस्टम में है, बिल्कुल हम भी देख रहे हैं सर इस चीज को। अगर हम में पावर होती तो हम पहले कमा लेते, मैं भी कमा सकता था, आप भी कमा सकते, लेकिन सर सिस्टम में पावर है, वो तो आज बहुत पावर है सर, सबको दिखाई दे रहा है सर। आज पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड देख रहा है सर वेस्टीज सिस्टम की तरफ, है ना। सारे लोग आंखें गड़ाए देख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव तरीके से, कुछ नेगेटिव तरीके से। आजकल देख ही रहे हैं क्या माहौल है। और सर गाड़ी कौन कौन सी ली सर यहाँ से? गाड़ी मैंने सबसे पहले जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी, मेरी पहली गाड़ी, क्योंकि हमारे पूरे परिवार में किसी के पास गाड़ी नहीं थी, तो हमारे पूरे परिवार में सबसे पहली गाड़ी आई थी वो थी हुंडई ईओन। वो अपनी पहली गाड़ी थी 17 दिसंबर 2013 में। बहुत खुशी का दिन था उस समय मेरे लिए। मैं मतलब इतना खुश था, इतना तो मैं बड़ी बड़ी गाड़ी लेने के बाद भी खुश नहीं हुआ जी। बहुत जोश था, मैं लेकर आया उस गाड़ी को। और दूसरी गाड़ी यहाँ से करेटा मैंने ली थी 20 मार्च 2016 के अंदर, और तीसरी गाड़ी यहाँ से हमने ली थी 4 जनवरी 2018 में, मर्सिडीज। जी जी, मुझे ध्यान है। 3 गाड़ियां हैं। मेरठ में अपना घर है जिसमें मैं रहता हूँ, प्रॉपर्टी भी कई सारी बना चुके हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से। जी, मतलब जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज है। गांव से अब मेरठ शिफ्ट हो गया, मेरठ घर बना लिया। हाँ, 4 साल से मेरठ में रह रहे हैं। जी 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 जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट सर। सर विदेश यात्रा इसमें मुझे लग रहा है बहुत सारी करी है आपने। हाँ, विदेश यात्राएं मैं 11 बार विदेश यात्रा जा चुका हूँ। बहुत बड़ी बात है सर, एक किसान का बेटा 11 बार विदेश यात्राएं। जी सर, देखो सर हमारी पहुंच से बाहर रहती हैं ये सारी चीजें। कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था, है ना, कि किसान परिवार से कोई एजुकेशन भी इतनी ज्यादा नहीं विदेश यात्राओं के बारे में। आपने जैसे 11 कर दी है विदेश यात्राएं, बिल्कुल सर। आज शायद सिस्टम के अंदर पावर है, लेकिन सर जो चैलेंजेस की बात जो आपने बोली ना सर बीच में, 90 किलोमीटर दूर से प्रोडक्ट लाना आज की डेट में शायद इतना नजदीक नजदीक है। मुझे लग रहा है मेरठ के अंदर आज ही मुझे लग रहा है 4 से 5 डीएलसीपी हैं शायद मेरे। 5 डीएलसीपी 5 हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोगों को ना दूर लगती हैं। अच्छा, दूर से लाना पड़ेगा, दूर से लाना पड़ेगा। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? सर देखो, दूर नहीं है, दूर उनको लगती है जिनके पास कोई इमोशनल ड्रीम नहीं है। जी, कुछ भी दूर नहीं है सर। आप कोई भी जॉब करोगे, आप कहाँ जाओगे करने के लिए? आप कोई भी काम करते हो, वहां आपके पास कोई बहाना नहीं होता, क्योंकि वहां पे आप इमोशनली टच हो। तो आप 20,000 रुपए के लिए भी इतने इमोशनली टच हो जिसकी कोई हद नहीं है। जी जी जी, ठीक है नहीं, क्योंकि उससे आपका परिवार चलता है। और जैसे अभी आप कह ही रहे थे कि सर हमने पहले कभी सोचा नहीं था सर, इसलिए तो हम लोग लेट हो गए। अगर हम बचपन से ये सोच रहे होते कि हमें बड़े होकर लाख रुपए महीना कमाना है, हमें लग्जरी गाड़ी लेनी है, तो हम इतने लेट थोड़े ही ना होते। सही बात। एक बहुत कामयाब व्यक्ति ने एक चीज बोली है, मुझे बहुत मतलब क्लिक करती है वो चीज।
कुलदीप जी, उन्होंने बोला कि इस दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, फर्क इतना है अभी वो जागा नहीं है। और आप और हम क्या कर रहे हैं? हमें किसी और ने जगाया इस बिजनेस के प्रति। पिछले 8 साल से हम भी तो लोगों को जगा ही रहे हैं। भाई, आपने अपनी टीम के अंदर कितने लोगों को जगाया है? आज आपकी टीम में 6-6, 7-7 लाख रुपए वो लोग कमा रहे हैं। पहले क्यों नहीं कमा रहे थे? क्योंकि वो जागे नहीं थे। लोग हमारे बारे में बोलते हैं, अच्छा फंसाने का काम कर रहे हैं। और मैं उनको वो एक चीज बोलता हूँ, हम फंसाने का नहीं दोस्त, हम जगाने का काम कर रहे हैं। सही बात है सर। जो जाग जाएगा ना, वो कुछ भी कर जाएगा। बिल्कुल सर, मेरा मानना ऐसा, शायद इस धरती पे इससे अच्छा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता, जहां आदमी अपना पे आउट नहीं देख रहा, दूसरे को अमीर बना ले। एक नया पर्सन इस बिजनेस के अंदर एंट्री कर रहा है, वो खुद कामयाब नहीं है, लेकिन वो प्लान दिखाने निकल गया बड़े सपनों के साथ, और उसको कामयाब करने की बात कर रहा है, उसके लक्ष्य की बात कर रहा है। तूने आज तक नहीं सोचा भाई, अब सोच ले, लाख रुपए तू भी कमाएगा और मैं भी कमाऊंगा, तो इससे पुण्य का काम सर कहाँ हो सकता है? वाकई सर। कुलदीप जी, अगर आप इसे एक तरीके से अगर आप इसे समझें, इस इंडस्ट्री को, पैसा पैसा कर रहे हैं लोग, पैसा तो इस इंडस्ट्री के अंदर है नहीं, उससे भी बड़ी ये इंडस्ट्री क्या चीज दे रही है। इस इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में आज कोरोना चला हुआ है। कोरोना कोई महामारी ऐसी नहीं है कि पहले ऐसी कोई महामारी नहीं आई, पहले भी महामारी आई, फ्लैग आया, स्वाइन फ्लू आया, डेंगू आया, और पहले से कितनी सारी बीमारियां आई हैं। एक मैं किताब पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर बताया गया था कि हिंदुस्तान में अब तक जितनी भी महामारी आई है, उन सारी महामारी को भी मिलाकर अगर हम नेगेटिविटी के साथ तुलना करते हैं तो वो महामारी तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी महामारी हिंदुस्तान में नेगेटिविटी है। और आप और हम क्या कर रहे हैं दोस्त, इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वे क्या कर रहे हैं, वो उस नेगेटिविटी को खत्म कर कर लोगों को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे पुण्य का काम कुछ और हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। पैसा तो आना ही आना है, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो आना ही आना है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी शुरुआत तो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना ही है। यहाँ एक बंदा आता है कितना पॉजिटिव, आप मार्केट में जाओ, लोग नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव, नकारात्मक बात करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद बंदा अपनी नहीं सोचता यार, अपनी डाउन लाइन की सोचता है, अपनी क्राउन लाइन की सोचता है यार। एक एक बंदे के, जिस बंदे को उसके माँ बाप ने कह दिया तू नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, उसके लिए यहाँ आने के बाद बंदा जान लगा रहे, तो चिंता मत कर, तेरे साथ यार हम खड़े हैं, चल तुझे कहाँ चलना, तू पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं, मेरी बाइक पे बैठ, मैं लेके चलता हूँ तुझे, मेरी गाड़ी में बैठ, मैं लेके चलता हूँ तुझे, मैं करवाऊंगा तुझे कामयाब, बस तू तैयार होना चाहिए। और बताओ कहाँ हो सकता है सर ऐसा? कहीं नहीं सर। और भारत का तो कल्चर है सर, कोई आदमी अगर कुछ करने की सोच भी लेना, अपना भी काम करने की सोच, अच्छा तू बनेगा लखपति, अच्छा तू, तेरे बस की नहीं है, हर कोई टांग खींचने में लगा पड़ा है। और शायद तो सबसे बड़ा तो कुलदीप भाई, जो यहाँ सबसे बड़ा मजा आ रहा है, हम वो काम कर रहे हैं जो इस हिंदुस्तान के हित के लिए बहुत बड़ा है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बड़ा मैसेज दिया, वाकई सर बिल्कुल सच बात है ये। और सर फ्यूचर के टारगेट क्या बनाए सर? फ्यूचर का टारगेट है कुलदीप भाई, मैं बताना चाहूंगा, आज आपके प्यार से, आप भी मेरी टीम में ही हो, आपने भी पता नहीं कहाँ टीम बना दी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर टीम है, हिंदुस्तान में नहीं, जहां जहां नए नए देश खुल रहे हैं, किसी न किसी के माध्यम से वहां भी अपनी टीम जनरेट हो रही है। टीम आज सारी जगह चल रही है। अभी भी टीम के अंदर 100 से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो लाख रुपए महीने से ज्यादा की अर्निंग कर रहे हैं। बट मेरा एक लक्ष्य है, जहां मैं रहता हूँ, मैं वेस्टर्न यूपी में रहता हूँ, और वेस्टर्न यूपी को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ना बड़ा हार्ड माना जाता है। इस मिट्टी को बड़ी हार्ड मिट्टी मानी जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर। और मैं यहाँ से निकल कर आया हूँ, और मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपनी इस वेस्टर्न यूपी के अंदर, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में तो काम कर ही रहा हूँ, करता ही रहूंगा, और वहां से ही मेरा ज्यादा बिजनेस आता है। लेकिन जहां मैं रहता हूँ, मेरी पहचान यहाँ से भी तो कुछ मेरी पहचान है। तो मुझे, मेरा यही टारगेट है फिलहाल, मेरा पहला टारगेट ये है कि मैं इस वेस्टर्न यूपी पे कम से कम 100 लोगों को तो 1 लाख रुपए महीने की आमदनी पर लेकर आऊंगा। और वो दिन मैं देख रहा हूं जब 100 लोग 1 लाख रुपए महीने की आमदनी पर आ चुके होंगे इस वेस्टर्न यूपी के अंदर, तो यहाँ हर जो नई जनरेशन आएगी, जो हर यूथ आएगा, उस यूथ के दिमाग में एक ही बात घूम रही होगी, कब मैं 18 साल का हूँ और कब मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सर मैं बिल्कुल जाल बिछा चुका हूँ, इतने सारे लोग यहाँ तैयार हो चुके हैं, लोग इंडिपेंडेंट होकर प्लान कर रहे हैं, लोगों ने माइंड सेट कर लिया है, ड्रीम देखना चालू कर दिया लाख रुपए महीना कमाने का। कई सारे लोग लाख रुपए महीने की आमदनी को टच कर चुके हैं, और अब वो समय दूर नहीं है कि यहाँ सिर्फ यहाँ पर जो है लाख रुपए महीना कमाने की लाइन लगने वाली है, लाइन।
बिल्कुल लगेगी सर, ये बात तो पक्की है सर, फ्यूचर क्लियर है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं भी आपके साथ हूँ सर, 100 लोग मैं आपको अलग से करके दूंगा वेस्टर्न यूपी से। 200। 200 हो गए। बिल्कुल सर, बड़ी खुशी मिलती है सर कि जब करना ही है सर, दूसरे देखो को आगे आपकी और बढ़ाने में। हमारी पहचान, आपकी और हमारी, हम हिंदुस्तान में हम कहीं भी रहेंगे, ठीक है नहीं, हम अमेरिका भी चले जाएंगे, हम क्या बोलेंगे अमेरिका जाकर, क्या बोलेंगे, हम तो जी यूपी के हैं। यूपी में कौन सी जगह? वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी में कहा? बागपत। नहीं तो बिल्कुल बागपत में क्या किया? सही बात। वो भी तो करना है ना। सही बात, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी तो सर आज लोगों को शायद बहुत बड़े बड़े मैसेज मिले हैं, एक तो करने का बहुत बड़ा कारण होना चाहिए और रीजन अपने इमोशन से टच होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जैसे ही चैलेंज आते हैं वैसे ही भाग जाते हैं। कारण था, इमोशन थे, तभी 90 किलोमीटर दूर जाके प्रोडक्ट ले रहे थे। आज लोग जब बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर दूर नहीं जा रहे हैं, दूर लग रहा है, इसका मतलब ये है अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरे पास कोई कारण है कि नहीं, है ना। उस समय देखना चाहिए कि तेजिंदर सर कितनी दूर से लेके आते थे, लीडर्स ने उस समय कितनी मेहनत करी, आज तो इतने प्रोडक्ट हैं, नजदीक नजदीक डीएलसीपी हैं, 3,000 ब्रांच हो गई हैं, है ना। और सर एक किसान परिवार से उठ के कहाँ से कहाँ पहुंच गए, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आज लोगों ने सुन ली हैं। और डेफिनेटली सर मैं तो यहाँ पे एक बात बोलता हूँ राणा सर की, जो अचीवमेंट हम लोगों ने पाई है यहाँ पे इतने समय में, अब जिस तरीके से आत्मनिर्भर प्लांट डिजाइन किया है वेस्टीज ने, अब ये अचीवमेंट मुझे लग रहा है 2-2 साल के अंदर, 3-3 साल के अंदर होने वाली है। सर, क्या अब तो कहेंगे सर, बहुत इजी कर दिया, अब तो है ना। बहुत इजी कर दिया। बहुत चैलेंज तो उस समय थे, अब तो प्रोडक्ट कितने हैं, जी इतने सारे प्रोडक्ट कर दिए, हर सेगमेंट के प्रोडक्ट कर दिए, हर जगह आप कहीं चले जाओ, हर 20 किलोमीटर में, 30 किलोमीटर में आपको वेस्टीज का डीएलसीपी मिल रहा है। जहां डीएलसीपी नहीं, वहां ऑनलाइन आपको सर्विस मिल रही है, घर बैठे मोबाइल में आपकी कंपनी देती सारी की सारी। इससे इजी ज्यादा, इससे ज्यादा इजी क्या होगा? जी बिल्कुल सर। लॉकडाउन के पीरियड में, ये बहुत समझने की चीज है सर, लॉकडाउन के पीरियड में जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद थी, जहां बड़े बड़े होटल्स बंद थे, बड़े बड़े शोरूम बंद थे, दुनिया के सारे काम बंद थे सर, एयरलाइंस बंद थी, ट्रेन बंद थी, बस बंद थी, बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद थे बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर के अंदर सर, जी बड़े बड़े कॉलेज बंद थे। उस समय पर भी अगर वेस्टीज काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल सर। कुलदीप भाई, पिछले तीन महीने के, अब तो 4 ही महीने हो गए, घर पे ही हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ कहीं नहीं गया। और पिछले 3 महीने में वेस्टीज के माध्यम से घर, टी शर्ट और कैफरी और कुछ भी नहीं, टी शर्ट और कैफरी और कुछ भी नहीं, 3 महीने में 22 लाख रुपए वेस्टीज से आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पावर है, इसलिए करना है इस बिजनेस को। जहां करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद बंदा घर बैठा परेशान है, वहां यहाँ पर मस्ती करते करते 22 लाख रुपए, ये पावर है। इसलिए करना है, इसीलिए 4 साल यहाँ पे मेहनत करनी है, 4 साल पसीना बहा लो, 4 साल भाग लो, 4 साल ताने सुन लो, बल्कि 4 साल तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, अब तो सर जल्दी कम समय में। अब वो तो हमारा जमाना था। जी 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 जी। और उसके बाद जितना जीवन बचाना सर, वो पूरी लाइफ फिर ऐश करना है सर, लोगों की मदद जी करना है, लोगों को सिखाना रह जाएगा, हेल्प करना रह जाएगा बस, और विदेश यात्राएं करना रह जाएगा, पैसे को खर्चा करना रह जाएगा, नई नई चीजें खरीदना रह जाएगा, तो ये बचता है। जी तो सर आज के प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करेंगे, और सर थैंक यू वेरी मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। दोस्तों आज के प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन लीडर के साथ, ठीक है, बेहतरीन स्टोरी के साथ। और आशा करता हूं कि आज की स्टोरी से आप सभी लोगों को बहुत बड़े बड़े मैसेज मिले होंगे, बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, क्योंकि मैं खुद इतना इंस्पायर होता हूँ सर को देख के, तो नए लोग तो शायद कितना इंस्पायर होंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके शुक्रिया सर, बाय। शुक्रिया, थैंक यू विश सो यू मच। विश यू वेल।